नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले। चलिए शुरू करते हैं हमारे खास पेशकश 15 शहर 15 रिपोर्टर। मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान अब खजुराहो सांसद वीडी शर्मा के हाथों में होगी। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राकेश सिंह की जगह लेंगे। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वीडी शर्मा राकेश सिंह की जगह लेंगे। वीडी शर्मा फिलहाल खजुराहो से सांसद हैं और संघ का चेहरा माने जाते हैं। वीडी शर्मा ने उन तमाम दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष पर कब्जा जमाया है जिनके नाम पिछले काफ़ी वक्त से चल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रभात झा, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्य जैसे दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने संघ के करीबी वीडी शर्मा को कमान सौंपने का फैसला किया। वीडी शर्मा मूल रूप से चंबल के रहने वाले हैं, लेकिन खजुराहो से पिछला लोकसभा चुनाव जीते हैं। बीजेपी में हुए इस बदलाव को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक वजह ये भी है कि अब बीजेपी का नेतृत्व युवा हाथों में सौंप दिया गया है। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को आज बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। जैसे ही खजुराहो संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं को यह जानकारी लगी तो उनके बीच जश्न का माहौल था। खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद वीडी शर्मा को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान वीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे। जैसे ही यहाँ यह जानकारी लगी, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं वीडी शर्मा ने खजुराहो के मद्देश्वर मंदिर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। वीडी शर्मा ने यह कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई है उसके लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ। एक कार्यकर्ता को इस जिम्मेवारी की योग्य समझा गया है। मेरा प्रयास रहेगा कि भाजपा जैसे ताकतवर संगठन को और आगे बढ़ाऊं। वीडी शर्मा ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार जिस तरह से प्रदेश को गर्त में ले जा गई है, जिसको लेकर भाजपा ईंट से ईंट बजा देगी। प्रदेश में आने वाले चुनाव पर बोले शर्मा की भाजपा हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब हमने बात की तो आने वाले चुनाव को लेकर वह बेहद सजग दिखे। नगरीय निकाय चुनाव में उनका कहना था कि बीजेपी हर तरीके से और हर समय तैयार है और वह हमेशा से ही कार्यकर्ताओं को लेकर चलते रहे और आगे भी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में तय किया गया है कि संगठन और सरकार के बीच में जो दूरियां हैं उसको खत्म किया जाए। इसी सिलसिले में अगले हफ्ते भोपाल में एक बैठक होगी जिसमें राज्य के प्रभारी दीपक बाबरिया, अरुण यादव, जीतू पटवारी और मंत्रिमंडल के सदस्य व संगठन के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में संगठन और सरकार के बीच में जो दूरियां हैं वो कैसे कम हो इसका फॉर्मूला तय किया जाएगा। साथ ही नगर निगम और पंचायत चुनाव का क्या खाका होगा, कैसे प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, इस पर भी अगले हफ्ते मुख्यमंत्री बैठक में मोहर लगाएंगे। मुख्यमंत्री तीरदर्शन योजना पर संकट के बादल। तत्कालीन बीजेपी सरकार में शुरू हुई मुख्यमंत्री तीरदर्शन योजना पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह प्रदेश का आर्थिक संकट बताया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने अभी तीर्थ स्थलों के लिए जाने वाली 5 ट्रेनों के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार को रेलवे का 17 करोड़ रुपया चुकाना है। इसी के बाद सरकार तीर्थ यात्रियों को तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन भेज सकेगी। लेकिन प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह का एक विवादित बयान आया है। मंत्री गोविंद सिंह ने इस तरह की योजना को बंद करने की जरूरत बताई है। मंत्री गोविंद सिंह के मुताबिक सरकारी खर्चे पर तीर्थ स्थलों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को धार्मिक लाभ नहीं मिलता है और लोगों को अपनी मेहनत और अपने पैसे पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। दरअसल मंत्री गोविंद सिंह ने इस पूरे मामले के पीछे राज्य सरकार के आर्थिक संकट को भी बड़ी वजह बताया है। मंत्री गोविंद सिंह के मुताबिक तीर्थ यात्रा पर खर्च होने वाली राशि छात्रों की पढ़ाई और उनके कोचिंग के लिए खर्च की जाना चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण खत्म न करने को लेकर जो कांग्रेस है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी नेता है, कार्यकर्ता है, वो इस चौराहे पर जुटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार ST SC और पिछड़ा वर्ग का नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की जो तैयारी कर रही है उसके विरोध में यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो लगातार किया जा रहा है। सर, आपको लग रहा है ये प्रमोशन में, नौकरियों में प्रमोशन में जो आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है उसको लेकर आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दिया जा रहा है? हम आरक्षण बचाने के लिए कि आरक्षण पर कोई प्रहार न करे और इसके लिए हमें संवैधानिक अधिकार जो मिले हुए हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें,
इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। आज का जो प्रदर्शन है वो भोपाल में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन है। इसके बाद जिले और ब्लॉक में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पहले हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद हर जिला डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो इसका प्रदर्शन करें। जो कांग्रेसी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जुटे हुए हैं, इस के खिलाफ यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि ये प्रदर्शन सिर्फ यही नहीं रुकेगा, बल्कि अभी तो जो भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बाद ब्लॉक स्तर पर गाँव में, ग्रामीण इलाकों में भी और जिला मुख्यालयों पर भी इस तरह का प्रदर्शन लगातार किया जाता रहेगा। राजधानी भोपाल में 3 संजीवनी अस्पताल खोले गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट आज औचक निरीक्षण करने के लिए निकले, जिसमें संजीवनी स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल है वो जनता से मिलकर भी बातचीत की और साथ ही साथ खुद उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। अपने वचन पत्र को निभाने के लिए कांग्रेस सरकार पूरा दम लगा रही है। जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिल सके, इसके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। योजनाओं का लाभ जनता को मिल भी रहा है या नहीं, ये जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट खुद मैदान में उतरते हुए नजर आते हैं। योजनाओं की मॉनिटरिंग आजकल स्वास्थ्य मंत्री खुद करने में जुटे हुए हैं। मंत्री कभी खुद डेंगू का सर्वे करने पहुंच जाते हैं तो कभी अस्पतालों का निरीक्षण करने। आज स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए, जहां वो हाल ही में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने के लक्ष्य से खुले संजीवनी स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे थे। राजधानी के सभी संजीवनी केंद्रों पर पहुंचे मंत्री ने मौके पर पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और जनता से बात कर समस्याएं भी पूछी। सभी संजीवनी केंद्रों में गंदे पानी की समस्या पाई गई, जिसको लेकर मंत्री ने आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्रों की साफ सफाई व्यवस्था समेत दवाइयों की प्रॉपर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की भी बात कही। पानी, दवा और सुरक्षा की व्यवस्था अभी पुख्ता की जाए, इस बात को लेकर के अभी स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देशित किया है और जल्द आने वाले दिनों में हमें स्वास्थ्य केंद्रों का और बेहतर हाल देखने को मिल सकता है। ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी की पत्नी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। घटना के वक्त फौजी पति घर में सोया हुआ था, जबकि बच्चे स्कूल गए हुए थे। घटना के बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के राधा कृष्ण कॉलोनी में रहने वाले चंद्रपाल सिंह गौर मिलिट्री से रिटायर्ड हैं। शनिवार की सुबह फौजी की पत्नी नीता गौर ने घर में रखी लाइसेंसी पिस्टल से अपने सीने में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही घर में सो रहे पति चंद्रपाल सिंह की नींद खुल गई। घायल पत्नी को लेकर चंद्रपाल पहले जय आरोग्य अस्पताल पहुंचे, जहां उनका प्राथमिक इलाज कर गंभीर हालत को देखते हुए परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। एक निजी अस्पताल में नीता का आईसीयू में इलाज चल रहा है। उधर फौजी की पत्नी के गोली मारने की खबर लगते ही महाराजपुरा पुलिस भी अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घायल नीता के प्रारंभिक तौर पर बयान लिए, जिसमें नीता ने बताया कि गोली उसने खुद ने मारी है और पिस्टल उसके रिटायर्ड पति और उसके दोनों के नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि नीता ने गोली मारने के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया। यही वजह है कि पुलिस अब नीता के इलाज के बाद विस्तृत बयान लेने की बात कर रही है। महिला के पति का कहना है कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। वहीं महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने अपनी इच्छा से खुद को गोली मारी है, लेकिन गोली मारने के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। भोपाल शहर के दामाद और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज भोपाल आए हैं। वे अपने पूरे परिवार के साथ भोपाल पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लोगों ने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन आज भोपाल पहुंचे हैं। वे भोपाल शहर के जमाई राजा हैं। इस नाते भोपाल से उनका गहरा रिश्ता है। इसके पहले भी भोपाल वे कई बार आ चुके हैं, मगर आज पहली बार वे पूरे परिवार के साथ भोपाल पहुंचे, जहां भोपाल एयरपोर्ट पर लोगों ने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया और काफी सेल्फियां ली। इसके पहले भी अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी कई बार भोपाल पहुंचे हैं। अगर बात करें तो जया भादुड़ी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था और उनकी पूरी पढ़ाई भोपाल शहर में हुई है। वहीं अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी 3 जून 1973 को हुई थी और इसके ठीक 1 साल बाद भोपाल में उनकी शादी का रिसेप्शन दिया गया था। इसके अलावा भी जया बच्चन कई बार भोपाल आ चुकी हैं और गर्मियों की छुट्टी में अभिषेक बच्चन और श्वेता अपनी नानी के घर पहुंचते हैं। भोपाल के शामला हिल्स इलाके में जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी रहती हैं। तो कह सकते हैं कि जमाई राजा के भोपाल पहुंचने पर
लोगों को काफी खुशी महसूस हुई है। अमिताभ बच्चन का भोपाल शहर से गहरा नाता है। 1973 में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हुई थी। वहीं शादी के 1 साल बाद 1974 में भोपाल में ही इनकी शादी का रिसेप्शन दिया गया था। मंडला जिले के रामनगर में आज से 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इस मौके पर उन्होंने रानी दुर्गावती और गौंड राजाओं को भी नमन किया है। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा को सहेजने की भी बात कही है। इस दौरान उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने जनजाति कार्यालय बनाया है। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना के तहत बेटियों को पढ़ाया जा सकता है और उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए मातृभाषा पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मॉम और डैड जैसे शब्दों से लोगों को बचना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन लोगों को नसीहत दी है जो मॉम और डैडी शब्दों का इस्तेमाल करवाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को मॉम और डैडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। माँ के शब्द में जो आनंद की प्राप्ति होती है वह किसी और शब्द में नहीं होती, इसलिए लोगों को इन शब्दों से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रकृति को भी सहेजने की बात कही है। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में जो आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम किया गया था, इसमें खासी भीड़ उमड़ी उपराष्ट्रपति को सुनने के लिए, लेकिन प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं और क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरियां बना रखी थीं। इस आयोजन में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री रेणुका सिंह और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद संपत्तियां उइके भी शामिल रहीं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर का। बिलासपुर रेल मंडल में मेगा ब्लॉक के चलते मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 14 दिनों का ये मेगा ब्लॉक है और जिस तरह से बिलासपुर रेल मंडल में जामगा, दरोगा, हिमगिरी और बेल पहाड़ स्टेशनों में तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है और इसके लिए 15 फरवरी से 27 फरवरी तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की योजना बनाई गई है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं, जिस तरह से कई ट्रेनों के अस्थायी ठहराव किए गए हैं और कई ऐसी भी ट्रेनें हैं जिन्हें गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया गया है। खासकर जो बिलासपुर से आगे बढ़ने वाली ट्रेनें हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है और मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुर्ला हावड़ा का जो रूट है वहाँ पर जितनी ट्रेनें जा रही हैं, रायगढ़, टाटानगर और झारसुगुड़ा की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं, उसमें यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रेलवे की ओर से ये कहा जा रहा है कि कई एक्सप्रेस ट्रेनें पैसेंजर बना करके भी चलाई जाएंगी, लेकिन यात्रियों की संख्या के लिहाज से ये काफ़ी साबित नहीं होगा। यानी कि यात्रियों की दिक्कतें 27 फरवरी तक जस की तस रहने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से शुरू होना है। यह सत्र बजट सत्र रहेगा। इस बजट सत्र में 22 बैठकें होनी है। बैठकों को लेकर जिस तरह से सभी सदस्य जो विधायक हैं उन्होंने सवाल लगाए हुए हैं। 1800 सवाल अभी तक लगाए जा चुके हैं। इस सभी 1844 सवालों में विधायकों ने अलग अलग मुद्दों को उठाया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से 24 फरवरी से जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, उसके बाद किस तरह से सत्ता पक्ष को विपक्ष किस तरह से घेरता है, ये देखने वाला होगा। लेकिन जिस तरह से विधानसभा का ये बजट सत्र होगा, उस बजट सत्र में इस बार काफी हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिस तरह से विधानसभा में इस बार का बजट सत्र होगा, उसके बाद जिस तरह से, क्योंकि इस बार बजट भी पेश होना है, बजट की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मार्च के पहले सप्ताह में बजट सत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना बजट इस बार का पेश करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस पूरे बजट सत्र में किस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष किस तरह से आगे आमने सामने होते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
13 फरवरी की रात को देवेंद्र नगर के प्लाईवुड कारोबारी के साथ जो 50 लाख की लूट हुई थी उसको लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलती ट्रेन में इन आरोपियों को दबोचा गया है। दिल्ली से आधे घंटे पहले जो है इन आरोपियों को दबोचा गया है। और इस पूरी घटना के बाद में जो कारोबार जगत है उसमें सनसनी मच गई थी। एसपी आरिफ शेख ने इस पूरे मसले का खुलासा किया है। और जो मुख्य आरोपी है वो 2 साल पहले जो कारोबारी है उसके साथ काम कर चुका था और उसे इस पूरी बात की जानकारी मिली हुई थी कि जो व्यापारी है उसके पास 50 लाख रुपए अभी उस पर्टिकुलर जगह पर रखे गए हैं और उसके बाद में उसने ये पूरा प्लान बनाया। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने भी अब राहत की सांस ली है और इन 5 आरोपियों को अब लाया जा रहा है। पूरा जो घटनाक्रम एक तरह से देखा जाए, चाहे लूट की बात हो वो भी फिल्मी क्रम में के स्टाइल में हुआ है और जो पुलिस ने उन्हें दबोचा वो भी जो है फिल्मी स्टाइल में हुआ है। पुलिस का कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर एक ऑटो वाले से जो है वो खासतौर पे क्लू मिला था और उस ऑटो वाले के क्लू के आधार पर पुलिस जो है वो अपराधियों तक पहुंची है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि चौक चौराहे पर पुलिस जहां पे एक आम आदमी को लेकर चेकिंग कर रही है, हेलमेट को लेकर चेकिंग कर रही है, कागजात को लेकर चेकिंग कर रही है, ऐसे में एक 50 लाख तक की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद और तब जबकि सिक्योरिटी गार्ड के सामने वो चेहरा बांध करके नहीं गए थे और पूरी घटना जो है वो CCTV पूरी घटना के बारे में पुख्ता जानकारी होने के बाद में पुलिस कहां पर नाकाम हुई थी कि आरोपी जो है वो ट्रेन में बैठ करके बीकानेर की तरफ निकल चुके थे। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि आम आदमी के लिए इतनी सख्ती करने के लिए पुलिस इतना ज़्यादा बिजी है कि जो अपराधी है वो आराम से राजधानी रायपुर से बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।